ईवीएम कौन लाया? कांग्रेस लाई। ठीक है, कांग्रेस बीजेपी अलग नहीं है, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ आपको कि भाई ये कांग्रेस ही है जिसने आरएसएस को जन्म दिया और आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ को जन्म दिया। ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे ही है। नहीं, बीजेपी नेता ने कहा इतने बड़े नेता नहीं है कि Z+ सिक्योरिटी दी जाए उन्हें। हाँ तो ठीक है, कंगना राणावत कौन है? वो कहाँ की झांसी की रानी हो गई? राशन क्या इनके बाप का है? ये किसानी करते हैं, ये खेती करते हैं? आप मुझे बताओ ना। कह रहे सिलेंडर दिया है। कौन सिलेंडर दिया है? कहाँ का दिया? योजना के तहत पक्के मकान दिए हैं। कहाँ पक्के दिए? किसको दिए? नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दरअसल इस वक्त मेरे साथ नंदा भाई मौजूद हैं। आप साफ तौर पर इन्हें पहचान गए होंगे, जान गए होंगे, क्योंकि जिस प्रकार आपने पिछली वीडियो को प्यार दिया तमाम लोगों ने देखा और तमाम लोगों ने लिखा हुआ था कि इनके बोलने का अंदाज आपको बेहद पसंद आया। आप ही की गुजारिश पर एक बार फिर से मैं मौजूद हूँ। राजनीति के गलियारों में हलचल मची हुई है, महाराष्ट्र में भी सियासत जोरों शोरों पे है, तो वहीं दूसरी तरफ अभी तक चंद्रशेखर आज़ाद को Z+ सिक्योरिटी नहीं दी गई है। तमाम मुद्दों पर मैं सीधे बातचीत करना चाहूँगी। क्या कहेंगे आप? आपने गुहार तो बड़ी लगाई चंद्रशेखर आज़ाद के लिए, लेकिन लग रहा है ठंडा पड़ गया माहौल। देखिए, ये गुहार नहीं है, ये एक तरीके से पूरे देश की आवाज़ है। अगर चंद्रशेखर रावण को सुरक्षा नहीं देंगे तो इनके ऊपर वैसे भी प्रश्न चिन्ह उठे हुए हैं। लोगों में इनके प्रति विश्वास खत्म होता जा रहा है, इस सरकार के प्रति। सरकार के प्रति विश्वास है तभी तो वोट मिल रहा है उन्हें, तभी तो लोग छोड़कर उनकी पार्टी में आ रहे हैं। ये तो मैं पहले आपको बता चुका, ये सरकार जो लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, ईवीएम सरकार है। और मैंने पहले भी बताया था कि इलेक्शन बेईमान मशीन है। ईवीएम का मतलब इलेक्शन बेकार मशीन है, समझे? इलेक्शन बर्बाद मशीन है। इस मशीन का नाम है ये मशीन, जो इलेक्शन जो मशीन जो है, इस मशीन से जीते हुए हैं। सत्ता में नहीं आए तो ईवीएम पे ही ठीकरा फोड़ देंगे अब तो। देखिए, सच्चाई ये कड़वी है। कह रहे हैं क्योंकि विपक्ष जीत जाए तब आप कहेंगे ईवीएम बढ़िया है, बीजेपी जीत जाए तो फिर आप कहेंगे ईवीएम घटिया है। देखिए, एक बात बताइए, ईवीएम कौन लाया? कांग्रेस लाई। ठीक है, कांग्रेस बीजेपी अलग नहीं है, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ आपको कि भाई ये कांग्रेस ही है जिसने आरएसएस को जन्म दिया और आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ को जन्म दिया। ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे ही। ये नहीं चाहते जो भारतीय समाज है, जो भारत का असली जो समाज है, भारतीय समाज, उसको ये आगे नहीं लाना चाहते हैं। कभी किसी भी, जैसे एनआरसी बिल ले आए थे, एनआरसी में पहले किसको निशाना बनाया इन्होंने? मुसलमानों को, फिर उसके बाद दलितों को, फिर पिछड़ों को बनाते। अब भी यही हो रहा है, जैसा चंद्रशेखर रावण के साथ हुआ। इससे पहले मुसलमानों को निशाना बनाया इनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश की। लेकिन Z+ सिक्योरिटी तो नहीं मिल रही है, अभी तक कोई बयान नहीं कह रहा है। लेकिन आप लोग खुश हो जाइए, वो चारों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, गिरफ्तारी से क्या होता है, इन चीज़ों से क्या होता है? क्या बुलडोजर फिरे उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर फिरे, उनके घर को बर्बाद को, उनके घर और परिवारों को नेस्तनाबूद कर दिया योगी जी ने? कुछ नहीं करा। ये तो 22 साल के लोग अवैध की जमीन पर नहीं बसे जो ये होगा, या अवैध की जमीन पे जो बसता है उनके साथ होता। देखिए मैडम, अवैध नहीं है इनकी नज़र में, वैध और अवैध कुछ है ही नहीं। अब ये कहते थे कि भाई बूचड़ खाने बंद होंगे, गाय माता कटती है। तो एक बात बताइए, इन्होंने कहा वैध बूचड़ खाने, जो अवैध बूचड़ खाने थे वो बंद करा दिए। तो वैध जो बूचड़ खाने उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, उसमें क्या जो गाय माता कटती है तो प्रसन्न होकर कटती है कि आओ मुझे काट लो? सरकारी प्रमाण पत्र के साथ है आपका वैध बूचड़ खाना है। गाय नाचती भी जाती है, फूल मालाएँ पहन के जाती है कि आओ मुझे काटो, वैध बूचड़ खाना है। तो अवैध बूचड़ खाने बंद करें। वैध और अवैध क्या होता है? जब गाय कट्टी हो रही है तो कट्टी हो रही है, उसमें हत्या हो रही है तो हत्या हो रही है, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इसी प्रकार से जैसे ये है कि आप कह रहे हो कि भाई अवैध और वैध, अवैध और वैध क्या? अपराधी तो अपराधी है, जैसे अपराधियों के साथ आपने पहले पेश आए हो वैसे करो, समझे? कोशिश तो बहुत थी चंद्रशेखर आज़ाद को रास्ते से हटा देने की। साफ तौर पर उन लड़कों का बयान भी आ गया है। वो एक समुदाय से, राजपूत समुदाय से बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो सुपड़ा साफ कर देना चाहते थे उनका। देखिए, राजपूत समुदाय और ये दलित समुदाय और ये चीज़, इन चीज़ों को आपने हवा दे रखी है। कोई भी अपराधी हो, अपराधी किसी जाति विशेष का नहीं है। उसको आप तैयार कर रहे हो, राजपूत है या ये दलित है। भाई चंद्रशेखर रावण कोई दलित समाज का नेता नहीं है, वो सबका है, देश का है, भारतवासियों का नेता हो। आपने बना रखा है कि दलित का है, कि ओबीसी का है, कोई पिछड़ों का है, कोई मुसलमानों का है, कोई राजपूतों का है, कोई ब्राह्मणों का है। भाई तो इस देश का नेता भी तो होगा कोई। मैं चंद्रशेखर रावण जो है, आज युवाओं की एक ऐसी जान है
जिसको पूरे भारतवासी लोग सभी समाज के लोग इनको नेता स्वीकार कर रहे हैं और ये अग्रसर हैं, ये देश के लिए आगे क्रांति कर रहे हैं, समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, भारतवासियों के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो आप ये कहो कि चंद्रशेखर रावण दलितों का नेता है, तो ये गलत बात है। लेकिन आक्रोश है कि Z+ सिक्योरिटी नहीं मिली तो इसका मतलब क्या है? ये सरकार जो पाखंडवादियों की सरकार है, ये चाहती है कि कहीं ना कहीं इनको साथ वो हत्या दोबारा करवाएगी। बीजेपी नेता ने कहा इतने बड़े नेता नहीं है कि Z+ सिक्योरिटी दी जाए उन्हें। हाँ तो ठीक है, कंगना राणावत कौन है? वो कहाँ की झांसी की रानी हो गई? एक बात बताओ, वो भी तो नौटंकीबाज है, उसको कैसे सुरक्षा दे दी भाई? लाखों चाहने वाले हैं, प्रेमी हैं उनके। प्रेमी है तो ये कौन है? इनके क्या मारने वाले ही हैं सब? इनसे मोहब्बत करने वाले तो करोड़ों हैं, उसके लाखों चाहने वाले तो चंद्रशेखर रावण के चाहने वाले तो करोड़ों लोग हैं। तो इनको सुरक्षा नहीं मिली। अगर इनको सुरक्षा नहीं दी जाती तो इसका मतलब है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है या यूपी की जो सरकार है, इन्होंने जानबूझकर ये हमला कराया चंद्रशेखर रावण पर। ये समझ लीजिए किसी भी प्रकार वो बच गए और आगे भी इनके ऊपर हमला हो सकता है। ये बड़ी खुलासा कर रहे हैं आप, आगे भी हमला हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, अगर इस प्रकार से सुरक्षा नहीं देते। और इसका अंदेशा है हम सबको कि आगे भी हमला होगा और हम फिर मांग कर रहे हैं कि सुरक्षा दो, अन्यथा इसमें आपकी सोची समझी रणनीति, अगर सुरक्षा नहीं देते हो तो। नहीं सुरक्षा मिली तब आप लोग क्या करने वाले हैं? हाँ, हम क्या करने वाले? हम तो आवाज़ उठाने वाले हैं। हम भी लेके जाके पिस्टल लेके चलाएंगे क्या? जाति धर्म मजहब के नाम पे बंदूक चलाएंगे क्या? हम कोई देशद्रोही थोड़ी हैं, आतंकवादी थोड़ी हैं। जो सरकार चलाने ये उग्रवादी हैं, जो धर्म मजहब जात पात के नाम पे उग्रवाद फैला रहे हैं, इस तरीके के लिए गोली मार रहे हैं। अरे भाई, हर जाति में, हर धर्म में, हर मजहब में प्रोफेशनल गुंडे हैं। उन गुंडों का इस्तेमाल किया जा सकता है, पैसा दीजिए कुछ भी कर देंगे। सत्ता पक्ष को भी क्या आप गुंडा मानते हैं? बिल्कुल गुंडा है, तानाशाही है। आप मुझे बता दीजिए किसके अधिकार मिल रहे हैं? राशन तो मिल रहा होगा आपको? राशन तो भाई मिलता ही है सबको। राशन क्या इनके बाप का है? ये किसानी करते हैं, ये खेती करते हैं। आप मुझे बताओ ना। कह रहे सिलेंडर दिया है। कौन सिलेंडर दिया है? कहाँ योजना के तहत पक्के मकान दिए हैं। कहाँ पक्के दिए? किसको दिए? गरीबों को दिए। कहीं नहीं दिए भाई। अब भी देख लो, दिल्ली में देख लो, बहुत जगह देख लो, फ्लाईओवरों के नीचे पड़े हैं बहनें माताएं, बेटियां और बच्चे भीख मांग रहे हैं। कहाँ पड़े हैं भाई? आप कह रहे हो सिलेंडर दे दी, कहाँ सिलेंडर दिए? गैस कहाँ दिए? एक बार वो चूल्हा दे दिया होगा, फोटो खिंचवा के वो सिलेंडर, उसके बाद कभी गैस नहीं भरी गई, समझे नहीं? और फिर कहाँ क्या करेगा उसका? 3 किलो या 4 किलो चावल में क्या करेगा एक आदमी पूरे महीने? जनधन खाता भी खुलवा दिया। हाँ, जनधन खाता खुलवा है ना। एक गए तो थे बेचारे गरीब आदमी कि साल भर हो गया साहब, जनधन खाता खोला था, उसमें जनधन दो। कहला जनधन का मतलब साल भर हो गया कि जनधन मिलेगा, 1 लाख रुपए मिलेगा जनधन योजना के तहत। तो उन्होंने कहा भाई तो ये नहीं मिल सकता। कहले क्यों? कहले ये है जनधन योजना। कहले जनधन योजना का मतलब क्या है? कह रहा है पहले जान दे फिर ले धन, ये है जनधन, समझे? ये है जनधन योजना। तो जब तू तो जिंदा, तुझे काय को योजना मिलेगी? यही स्थितियाँ चल रही हैं, समझे नहीं? तो मैं बता रहा हूँ आपको, मजाक नहीं है इसमें, सच्चाई है, समझे? कहते हैं करोड़ों रोजगार देंगे, एक भी रोजगार नहीं छोड़ा, एक रोजगार नहीं छोड़ा। समझे? माताओं बहनों की इज्जत बचाएंगे कि देख रहे हो तुम क्या हो रहा है, समझे? बहनों माताओं की इज्जत लुट रही है। गोल्ड मेडलिस्ट जो खिलाड़ी हैं उनकी स्थितियाँ क्या है, उन्हें लठ पड़ते हैं। तो ये है सम्मान की बात। कार्यवाही चल रही है। अरे कार्रवाई 5-5 महीने में पॉस्को जैसे मामले लगे हुए थे। कोई और आम आदमी होता अब तक जेल में कठेरे में पड़ा होता, रो रहा होता, मगर ये लोग बाहर हैं, शहंशागिरी से घूम रहे हैं, समझे? आप ये कहते हो कि भाई इनको लड़कियों की कमी है क्या? इनको लड़कियों की कमी क्या? इसका मतलब इनके समर्थक ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि इनको लड़कियों की कमी है, सकल सूरत की कमी है लड़कियों की इनके पास। तो इसका मतलब है जो इनके जो चाहने वाले हैं, जो अंधभक्त हैं, वो दलाल हैं। और मगर भारतवासी नहीं करते। भारतवासी ऐसे पाखंडी और ढोंगियों को जेल में भेजने का काम करेंगे। और हमें डर नहीं है कि हमें डरा दोगे, गोली मार दोगे, इससे डरते हैं? गोली से नहीं डरते आप ना, हम तो क्रांतिकारी आदमी हैं। ये तो चंद्रशेखर वाली बात कह दी आपने, वो भी कह रहे थे कि गोली से नहीं डरते हम। तो हमें किस चीज़ से? क्रांतिकारियों को डर थोड़ी लगता है। हम तो समाज और कौम को जिताने के लिए लड़ रहे हैं। समाज और कौम इकट्ठी होगी तो जीतेंगे, नहीं तो मैं आदमी तो हर मास का ही है ना, है? ये विशेष थोड़ी है कि भाई मैंने ऐलान कर दिया कि मैंने। राष्ट्र की राजनीति पे क्या कहेंगे? अब तो कह रहे हैं 23 तारीख को विपक्ष एकजुट हुआ था, अभी तो टेंट के पैसे भी नहीं दिए होंगे, उससे पहले ही विपक्ष इधर उधर हो गया। कि महाराष्ट्र की हो, पूरे देश की स्थिति राजनीति की ऐसी बन गई है कि जहाँ गुड़ देखा वहीं मक्खियाँ उड़ने लगती हैं। पब्लिक का इन्हें कोई सरोकार नहीं कि पब्लिक के हित में। पब्लिक भी जान रही है देश की। आप मुझे बताइए, यही प्रधानमंत्री जी
जब चुनाव में मैदान में जब हम महाराष्ट्र में जाते तो यही कहते थे 70,000 करोड़ का घोटाला किया। किसने? एनसीपी वालों ने। तो एनसीपी वालों ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया तो उन्हीं के भतीजे, शरद पवार के भतीजे को ले आए, अजीत पवार को, और वो तोड़ के इनके भाजपा में शामिल हो गया, इनकी सरकार बना रहा है। तो एक बात बताओ, अब 70,000 करोड़ का घोटाला खत्म हो गया हो, समझे? ये तो आप बिल्कुल प्योर हो गए, साफ सुथरे हो गए, समझे नहीं? तो ये सब लोग ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। ये देश की जनता को देखना है कि ये जो है, जो इस देश पर शासन कर अपने स्वार्थों के लिए राजनीति कर रहे हैं और देश को लूट रहे हैं, देश की बहन बेटियों की इज्जत और अस्मतों को खतरा बना हुआ है, समझे? खेती, कृषि, किसान, मजदूर, मजबूर, जवान, और यहाँ तक कि देश का संविधान और विज्ञान, समझे, ये सब खतरे में हैं। और तो और इस देश का जो भी है, जो इतिहास है, वो भी मिटाया जा रहा है। तो बचाएंगे कैसे अब आप लोग? हम बचाएंगे, क्रांतिकारी। मैं तो अच्छे दिनों में लीन हो जाएंगे। अच्छे दिनों में? कौन सा अच्छे दिन है? ये अच्छे दिन है कि बलात्कार हो जाते हैं और उनको सजा नहीं मिलती है, समझे? और उनके भक्त ये कहते हैं अरे कोई कमी थोड़ी है लड़कियों की, ये अच्छे दिन है? या ये अच्छे दिन है कि भाई आप जीएसटी लग रही है हर चीज़ पे, नमक पे जीएसटी लग रही है, आटे पे जीएसटी है, जो खाद्य पदार्थ, जो खाने पीने की चीज़ें, वस्तुएं। डाटा तो बढ़िया मिल रहा होगा ना, फोन में डाटा, नेट चलाइए। फोन में डाटा, डाटे से पेट भरता है क्या? मोदी जी को डाटा ही डाटा देते रहो, रोटी मत दो शाम को, देखना क्या हालत होगी उनकी, है? चिल्लाने लगेंगे, भाव भाव करने लगेंगे खाने पीने के लिए। डाटे से पेट नहीं भरता, रोजी रोटी से पेट भरता है, रोजगार से पेट भरता है, किसान भरता है इस देश का, मजदूर भरता है इस देश का पेट, समझे? इस देश की टीआरपी और टैक्स, इस देश की जो गरीब जनता है, जो मध्यम वर्ग का आदमी है, जो मिडिल क्लास है, जो निम्न मध्यम वर्ग है, वो चुका रहा है। तो अब बहुजन क्या करेगा? बड़ा सवाल, बहुजन अब क्या करेगा? बहुजन का काम है, संघर्ष कर रहा है, इस देश को शुरू से खिला रहा है बहुजन, समझे? अपनी मेहनत से खिला रहा है। ये पाखंडी हैं जो बोल वचन करते हैं और राम की खाते हैं दक्षिणा और दान के नाम पर। इनसे देश चलेगा क्या? आप मुझे बताओ। ये बात जाति बात की करते कि ये जाति वो जाति, तो जो कहते थे भाई, जो लोग कहावत है लोकतंत्र में, जिसकी जैसी संख्या भारी उसकी भागीदारी है, ये स्थितियाँ थी, मगर ये स्थितियाँ तो हो ही नहीं रही हैं। अब स्थितियाँ क्या हैं कि आप धर्म मजहब की बात कर रहे हो और धर्म मजहब के नाम पे कौन आरक्षण खा रहा है, आपको ये देखने की जरूरत है। तो अब वो विरोध करते हैं, मगर धर्म मजहब के नाम पे कौन मंदिरों में बैठा है, कौन सत्ता में बैठा है, कौन शासन में बैठा है, कौन अधिकार छीन रहा है। तो भाई जाति की जो बात कर रहे हैं, जातियों के आधार पे जो बात कर रहे हैं इसमें देश के अंदर कि जिसकी जितनी जाति है उसको उतनी भागीदारी दो, क्यों नहीं देते हो भाई? डर लगता है क्या? मगर धर्म मजहब का ठीकरा फोड़ते हो, क्योंकि धर्म मजहब के नाम पे मजहब के कीड़े और धर्म के कीड़े पल रहे हैं, हराम की खा रहे हैं देश में, जाति और धर्म के नाम पर उन्माद कराने उन्हीं लोगों में, मगर देश को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। देश का संविधान खत्म करने के मूड में है, पाखंडवाद को स्थापित करना चाहते हैं, ढोंग को स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से ये देश चलने वाला नहीं है। ऐसे लोगों से ये देश चलने वाला नहीं है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नंदा भाई कह रहे हैं, ये वही शब्द है जो काशी राम जी ने कहे थे, ये वही शब्द है जो तमाम बहुजन एकजुट होकर कहता रहता है। मैं कहना चाहता हूँ कि सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, सब्र सहने की भी एक सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का तब अति होती है, और अति होने पर प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। अब समय आने वाला है, जो बांध जो धीरज का जो है टूटने वाला है, और मैं कह रहा हूँ आने वाला समय है जो नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होगा। और ईवीएम, जो ईवीएम मैया है, जो ईवीएम मशीन है, इसका विरोध निरंतर करते रहें। अगर विपक्ष भी है, अगर वाकई वो ईमानदार हैं विपक्ष वाले, तो ईवीएम मशीन का विरोध करें, समझे? ये मीटिंगें ना करें कि हम विपक्ष एक साथ होके आ रहे हैं, कितने भी एक साथ होके आ जाइए, जब तक ईवीएम पे चुनाव होगा, लोकतांत्रिक चुनाव नहीं है, ये संविधान के लिए खतरा है। जब तक बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं होता तब तक आप चुनाव के अंदर मत जाइए। सभी विपक्षी पार्टियों को बहिष्कार करना चाहिए ईवीएम मशीन का, और बैलेट पेपर पर आना चाहिए। अगर चुनाव आयोग बैलेट पेपर पर चुनाव कराता है तो चुनाव के बीच में आना चाहिए सभी पार्टियों को, अन्यथा बहिष्कार करो, अपने आप चुनाव आयोग की मजबूरी बन जाएगी बैलेट पेपर पर चुनाव कराने के लिए। तो देख लीजिए, ईवीएम हटाने की बात कही जा रही है और नए सवेरे, यानी कि जो सब्र का बांध था वो टूट चला है और नई सवेरे की हुंकार भर रहा है बहुजन समाज। साफ तौर पर आप सुन सकते थे कि कितने ही बेधड़क अंदाज में बोल। क्रांतिकारी लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचा और संघर्ष किया। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने, माननीय काशीराम जी के साथ मैंने स्वयं काम किया है, उन्होंने भी। तो जब मैं काशीराम जी को देखा ऐसे एक समय में,
जब वो परेशानी के दौर में अकेले संघर्ष करते थे, तो मैंने उन्हें देखते हुए एक शेर लिखा था उस वक्त, उस ज़माने में। तब मैंने लिखा था कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, फिर भी तन्हा 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 हूँ मैं। इतने सारे लोग हैं, फिर भी तन्हा 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 हूँ मैं। जानता हूँ पाखंडी साजिशें रचते हैं बहुत, फिर भी बेपरवाह हूँ मैं। ये काशीराम जी के लिए लिखा था, नंदा भाई ने खुद लिखा है ये उनके लिए। और साफ तौर पर देखिए कि ललकार भर रहे हैं वो तमाम लोग, नए सवेरे की हुंकार भर रहे हैं और मांग कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से अगर इनको लगता है, आज पता नहीं किन किन को जिन्होंने भारत रत्न दिए, ऐसे लोगों को दिए जिन्होंने तिरंगे का भी अपमान किया, ऐसे लोगों को भारत रत्न दिया गया इस भारत के अंदर, नानाजी देशमुख जैसे लोगों को। मगर भारत रत्न किन को देना चाहिए? यहाँ के संघर्षशील लोगों को, जो इस देश को, इस कौम को जगाने का काम करते हो, भारतवासियों में वाकई राष्ट्रवाद पैदा करते आए हों, वो हैं मान्यवर काशीराम। इनको भारत रत्न देना चाहिए, ठीक है। और दशरथ मांझी थे, उनको देना चाहिए भारत रत्न। तो ऐसे लोगों को भारत रत्न देने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, और तभी ये समाज जगेगा और बढ़ेगा। भारत रत्न यानी कि इस पूरे भारत का रत्न हीरा कौन है? तो वो हीरा और कोहिनूर तमाम लोग हैं, जो उनमें से सबसे काशीराम भी है, और तमाम लोगों के इन्होंने नाम भी लिए। तो साफ तौर पर इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दें। मुझसे बातचीत करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जिंदाबाद। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।